हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें बच्चे 99% गणित में फेल होते हैं। तो आइए उसी का सलूशन आज मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो सभी टॉपिक से हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, एक खिलौने को 21 रुपये, ये देखिए आपको 21 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे 20% लाभ लेने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, चूँकि 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है वो उसका विक्रय मूल्य बच्चों कितना रहा होगा। 100 का 10% यानी 10 रुपया, तो 90 रुपये। इसका मतलब हर 90 वाली चीज़ 100 रुपये की बिकेगी। तो अगर 1 रुपये की चीज़ होगी तो 100/90। और हमने देखा उस वस्तु का जो 10% हानि पर वो बेची जा रही थी 21 रुपये 60 पैसे। तो ये कितना इसका मूल्य आखिर पड़ेगा। तो 1 0 काट देंगे, 9 1 कम 9, और यहाँ से हम 9 दूनी 18, 3 बचेगा, और फिर 9 चौक 36। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 और 1 0 10 से गुणा कर देंगे। और देखिए यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल था, 2 के बाद डेसिमल यानी 24 रुपये की वस्तु है। अब 24 रुपये की क्रय मूल्य है उसका। अब हमें इस पर 20% लाभ लेना है। तो 24 रुपये का 20% कितना होता है, आप तुरंत निकाल लेंगे। 24 का 20%, 20 1 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, यानी 4 रुपये 80 पैसे। जबकि वस्तु थी 24 रुपये की, और 4 रुपये 80 पैसे अगर हम उस पर और ले लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी बच्चों 24 और 4 28, सॉरी 28 रुपये 80 पैसे। तो इसका मूल्य हो जाएगा 28 रुपये 80 पैसे। तो आप यहाँ से 28 रुपये 80 पैसे वाला जो भी विकल्प होगा उसे हम यहाँ पर चुन लेंगे। और ये विकल्प आपको सी वाले क्वेश्चन में दिख रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सरल पूछते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन नहीं, उन्हें आप करिए तभी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है। अगला प्रश्न, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, यहाँ पर हम बहुत आसानी से एक चीज़ मान लेंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है हमारा एक मेज का मूल्य है 1 रुपये। ठीक है बच्चों, कितना है, 1 रुपये। अब हमने 12 मेजें ली थी, तो इसका मतलब इसका मूल्य 12 रुपये हुआ। तो एक मेज का मूल्य है 1 रुपये, तो 12 हो गया 12 रुपये। तो चूँकि हम कर क्या रहे हैं, एक मेज का मूल्य 1 रुपये है। अब 16 मेजों का हम विक्रय मूल्य जरा निकालते हैं। मेजों का विक्रय मूल्य वो किसके बराबर है, 12 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। तो चूँकि क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 12 का हो जाएगा 12 रुपये। तो यहाँ से हम एक मेज का मूल्य निकाल लेंगे तो हो जाएगी 12/16। अब इसको देखिए बच्चों, 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4 3 12, 4 चक्कू 16, यानी 3/4 रुपये का एक बिकेगा। तो कितना हमें हानि होगी, आइए हानि देख लेते हैं। 1 रुपये वाली चीज़ 3/4 रुपये में बिक रही है। एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ 1 मान लेंगे, 4 1 कम 4 - 3 बराबर 1/4 रुपये। इसका मतलब 1 रुपये पर जो हमारी हानि है बच्चों वो हो रहा है 1/4। इसलिए 100 में कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी इस हिसाब से 25% की हानि आपको दिखाई पड़ेगी, और जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, आप लोग जरूर कर लेंगे। 300 रुपये पर यानी क्रय मूल्य 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी समय भी दिया है तो इसको आप बदल लेंगे, 2 दूनी 4 1, 5/2 समय है, मूलधन 300 है, और दर आपकी 6% है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बच्चों क्या होता है, मूलधन समय इंटू दर बटे 100। फार्मूला सभी को याद होगा, मूलधन 300 है, समय आपका 5/2 वर्ष है, दर 6 है, और बटे 100 आप कर देंगे। ये देखिए 2 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 15 3 45, यानी 3 × 15
15 तियाँ 45, यानी इस हिसाब से 45 रुपये ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए कि अंकों 7, 0, 4, 9 तथा 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक चॉइस करेंगे। सबसे बड़ा अंक देखिए 9 है, हम यहाँ पर बच्चों 9 लिख लेंगे। अब 9 से छोटा कौन है, देखिए 7 है, ये देखिए 7 से छोटा कौन है बच्चों 5 है, और 5 से छोटा कौन है 4 है, ये लिख लेंगे। सबसे छोटा 0। तो इस प्रकार से जब कोई बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं बच्चों, और इससे हमारी बड़ी संख्या का निर्माण हो जाता है। 97,540 पहला ही ऑप्शन 97,540 का है, जिसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 45 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जब कभी आप ऐसे सवाल लगाने बैठे तो दोनों की यूनिट यानी मात्रक सेम कर लेना चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो चूंकि एक जो किलोमीटर होता है बच्चों उसमें होता है 1000 मीटर, तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर को हम लिख देंगे 10 × 1000 मीटर का कितना प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत कितना हो 10 मीटर के बराबर हो, यानी 10 किलोमीटर का x प्रतिशत कितना है 10। कर कितना है ये भी निकाल के मैं देख ले रहा हूँ। 1 और ये आपके 3 0 का की जगह गुणा कर देंगे x/100। 1 2 1 2 हमने काट दिया, इक्वल टू ये आ गया आपका 10। तो ये हो गया 100x = 10, तो x = 10/100। इसका मतलब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 0 1 1 2 यानी 0.10% तो 0.10% देखिए कहीं पर ये ऑप्शन पहला ही आपको मिल रहा है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ। संलग्न दंड चार्ट के आधार पर बताइए कि विद्यार्थियों सी और डी, देखिए सी और डी को दो विद्यार्थी हैं, ये देखिए सी और डी के द्वारा विद्यार्थियों ए बी ई में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले सी और डी के लिए निकालना है, तो हम पहले देखते हैं सी और एंड डी जो है ये कितने अंक पाएंगे। तो देखिए अगर ग्राफ को देखें तो सी वाला देखिए सीधे सीधे 14 अंक पा रहा है, और अगर डी वाला देखिए ये आपका 10 अंक पा रहा है। कुल मिला के सी और डी मिला के 24 अंक पा रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा था कि ए बी और व ई के अंक देखिए लेते हैं कितने हैं। तो अगर ए के देखिए तो यहाँ पर ये केवल 4 पा रहा है, फिर इसके बाद बी है देखिए केवल 8 पा रहा है, और उसी के बाद ई भी 8 ही पा रहा है। तो 8 4 12 20। तो कह रहा था सी और डी ए बी और ई से कितने अंक अधिक पा रहा है। तो चूंकि वो 24 पा रहे हैं, तीनों मिला के 20 पा रहे हैं, तो 4 अंक अधिक मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। प्रश्न को केवल पढ़ना है और उसे समझना, और उसके बाद उसका आंसर आप जरूर लगा लेंगे। अगला सवाल 7वां है। 4 अंकों का औसत 30 है, 3 संख्याओं के 85 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो चूंकि 4 संख्याओं का औसत दिया है तो हम 4 संख्याओं का पूरा योग निकाल लेंगे। योग क्या होता है, औसत इंटू संख्या कितनी 4, 4 3 12, 120 ये 4 संख्याओं का योग है, और 3 संख्याओं का योग 85 ये देखो दे रखा है यहाँ पर। तो हम 85 इसमें से घटा दीजिए, तो क्या निकाला है कि चौथा अंक, चौथी संख्या। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4 अंकों को जोड़ दिया, 3 अंकों को हमने घटा देंगे, तो 5 यहाँ बचेगा 11 8 3 11 यानी 35, यानी जो चौथी संख्या होगी वो कितनी होगी 35 होगी, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 लीटर डीजल का मूल्य 27 रुपये 25 पैसे, यानी 1 लीटर अगर आप डीजल लेने जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 27 रुपये 25 पैसे। तो 7 लीटर का मूल्य क्या होगा, यानी ज़्यादा पूछ रहा है, तो 27.25 × 7, 7 से इसे आप गुणा कर देंगे। 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल 1 7 49 1 50, 7 दूनी
14 और 5 19, 190 रुपये 75 पैसे ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संख्या 32 को दो विषम अभाज्य यानी विषम भी हों और अभाज्य हों संख्याओं के योग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए ये 17 प्लस 15 दोनों ही विषम हैं लेकिन अभाज्य नहीं, ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। 29 प्लस 3 बराबर भी 32 होता है। 29 और 3 दोनों ही पहली बात तो ये हमारी विषम है और विषम के साथ साथ ये 29 और 3 दोनों अभाज्य भी हैं। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। सी नहीं, देखिए ये 3 से 7 से कट रहा है, यहाँ पर 9 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 1 से, ये देखिए भाज्य थी, इसलिए यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 1.25 के तुल्य भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम 1.25 को साधारण भिन्न में बदलेंगे, जहाँ डेसिमल होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं और इसके आगे 2 हमारे अंक थे, 2 अंक बढ़ा लिए। अब इसको 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 5/4 होगा। अब 4 को 4 से हम 5 को भाग कर देंगे, 4 एकम 4 1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4 जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। 52 भिन्नों 2/9 4/3 और 6/19 का योग, तो यानी हम 2/9 और 4/3 और 6/18 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर इसका लघुत्तम आप निकालोगे 18 ही आएगा। तो जैसे ही निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 होगा, 3 छाक 18 तो 6 चौक 24 होगा, 18 एकम 18 यानी 6 होगा, 24 6 30 और 4 34 आएगा, 34/18 होगा। इसे हम सरल भी कर सकते हैं 17/9 यानी 17/9 ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इससे आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगला है भाग करना है 20.91 भाग 0.17, तो आप इसे लिख लेंगे बच्चों 20.91 अपान 0.17, 2 डेसिमल यहाँ भी 2 यहाँ, ये दोनों हट जाएगा। अब हम डायरेक्ट 17 से भाग 2091 को करेंगे, 17 एकम 17 बच्चों 3 बचेगा, 9 उतारेंगे तो यहाँ 17 दूनी 34 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और ये 1 उतार लिया तो 17 3 51, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 123। ये 123 कहाँ पे आ रहा है आपको? ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा मैं जो लिखा था मैंने मिटा दिया है। अगला प्रश्न 200 का 40% और 150 रुपये का 30% क्या होगा? इसे सिर्फ हल ही करना है। तो देखिए 200 का माने गुणा 40% मतलब बटे 100 प्लस 150 का 30% बटे 100। यहाँ से बच्चों 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से भी ये 2 जीरो काट देंगे, 40 दूना 80 आएगा और ये 15 तिया 45 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 8 4 12 125, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी 125, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही दिखाई पड़ेगी। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 4 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत? इसके पहले मैं आपको एक प्रश्न करा चुका था, चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो यानी 100 पैसे का पूछ रहा कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x प्रतिशत कितना होगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 100 का x बटे 100 बराबर 4, 100 कट गए, x बराबर 4%, यानी x 1 रुपये का 4% ही 4 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न, एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका हम कर देंगे 3/4, उसी संख्या x का कर देंगे 1/3 से 60 अधिक, यानी ये वाला 60 अधिक है तो माइनस कर दें बराबर 60। इसका मतलब 3/4 1/3 से 60 ज़्यादा है। जब हम इन दोनों को हल करेंगे लघुत्तम इनका क्या आ जाएगा, 4×3 12, तो इसको 3×3 9 3x आ जाएगा, इसको 4 एकम 4 4x बराबर 60,
तो अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5x/12 बराबर 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 60 इंटू 12, तो x बराबर बटे 5 कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 इंटू 12, 12 बरे में होता है बच्चों 144। इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी 144। इसका मतलब संख्या 144 है, जिसका 3/4 1/3 से 60 अधिक होगा। आप इसे करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बीजगणित से ही, ये भी हम लगाएंगे। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। यानी कोई संख्या थी, मान लेते हैं x थी, उस किसी ने कहा इसको संख्या थी एक x, कहा इसको 12 से गुणा कर दो, हमने कर दिया। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 यानी ज़्यादा से गुणा कर दिया, उसको 21 से गुणा कर दिया, जिससे कर दिया तथा उसका उत्तर सही उत्तर से 63 ज़्यादा मिल गया। यानी ये संख्या बड़ी थी तो 63 ज़्यादा मिल गया। इसको हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 21x माइनस 12x बराबर 63। तो आ जाएगा बच्चों 9x बराबर 63। तो x बराबर 63/9, 9 कम 9, 9 सती 63। यानी वो संख्या कितनी रही होगी आपकी 7 रही होगी, जिसके कारण जब 21 से गुणा करेंगे तो वो 63 ज़्यादा मिलेगी। अगला है 22, 121 और 418 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। बच्चों लघुत्तम समापवर्त आप बहुत आसानी से लगा लेते हो। अगर नहीं लगा पाते हो तो एक बार आप देख लीजिए 22, 121, 418। ठीक है, इससे सबसे छोटी संख्या 2 से पहले काटेंगे, 11 आएगा, 121 नहीं कटेगा। अब हम इसको 2 दूनी 4, 2 9 18। अब आप देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 9 99। अब यहाँ देखिए 11 एकम 11 था, तो 11 और ये 19 और 2, अब ये नहीं कट रहा किसी से भी, तो हम क्या कर देंगे, इसका लघुत्तम 2 × 11 × 11 और इंटू ये 19। जैसे इसकी आप गुणा करोगे, या 11 ग्रही हम 121 को, फिर आप 19 दूना 38 यानी 121 को 38 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8, यानी इसकी गुणा आ जाएगी 45 98। इसका मतलब इसका लघुत्तम आ जाएगा 45 98, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैंने गुणा कर लिया तो 45 98 बी ही आएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, सरल करने के लिए है। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 15 माइनस मझला ब्रैकेट 16 माइनस 3। हालांकि बहुत सरल है, हम क्या करेंगे, देखिए 14 लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट बच्चों लगा लेंगे, 3 को कुछ नहीं करेंगे प्लस भी लगाएंगे, 15 को भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मझले ब्रैकेट में है, और उसके बाद अब ये 16 में से अगर हम 3 घटाएंगे, 16 में से बच्चों 3 गया तो ये बच्चों बचेगा 13। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 14 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस ये हो जाएगा 15 और माइनस 13, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 प्लस, और ये 14 था 13 में से चला जाएगा 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9। तो इसको सरल करने पर कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1.302 और 10 का गुणा कीजिए। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, 1.302 को जैसे ही 10 से गुणा करेंगे 13020 मिलेगा, और 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये आ जाएगा 13.02। जीरो आगे ना लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग और एक आयत की परिमित बराबर, यानी एक आयत और एक वर्ग का परिमाप दोनों का बराबर है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही, और इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की 48 है, और इसकी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। तो 48 का बच्चों 1/3 कितना होता है, कर लेंगे 3 एकम 3, 3 18 यानी 16। तो लंबाई चौड़ाई हो गई इसकी 16 और 48। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब वर्ग की भुजा मालूम होगी, वर्ग की भुजा तभी निकलेगी जब उसका परिमाप मालूम हो। परिमाप हम आयत का निकाल लेंगे, और आयत का परिमाप किसके बराबर कर देंगे, वर्ग का। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप
बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 लंबाई है 48 प्लस 16, तो हो जाएगा 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे 8 6 14, 4 और 1 5 1 6, 64 दूना 128। 128 है। अब इसको हम 4 से अगर भाग कर दें तो निकल आएगा वर्ग का एक भुजा। तो 124, 128 की 4 भुजाएं, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब वर्ग की भुजा आ गई 32। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी 32 इंटू 32। 32 को 32 से गुणा करेंगे आएगा 1024, सॉरी 1024। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको सतत रूप से मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।